विद्यार्थियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और हम यूजीसी नेट हिंदी पर बातचीत करते रहते हैं अक्सर। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप किस तरह से आपको अधिक से अधिक विषय के साथ एंगेज किया जाए और सरल भाषा में, सहज भाषा में, फियरलेस होकर के हम कैसे निरंतर प्रयास करके इस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और जेआरएफ लेकर के हम अच्छी फेलोशिप लेकर के अच्छी नौकरी और अच्छा रिसर्च शोध कर सकते हैं और हायर एजुकेशन की दुनिया में एंट्री मार सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में भी जा सकते हैं। तमाम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं की खोज निरंतर करने की आवश्यकता है और बी पॉजिटिव और सकारात्मक रहते हुए निरंतर प्रयास करते हुए हम अपने मंजिल को अर्जित हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाइक करना है, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा आपको। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो वो हमेशा हमारी कहीं न कहीं मदद करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप यहाँ भी जुड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। हिंदी निबंध के विकास की परंपरा पर हम बातचीत कर रहे थे और उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। थोड़ा विस्तार से हम बना करके हम एक सहज रूप में बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्ञान और नॉलेज का जो आतंक होता है बड़ा खतरनाक होता है। और कहा जाता है ना कि जिसको ज्ञान होता है वो कभी भी दिखावा नहीं करता है, वो अपना आतंक नहीं पैदा करेगा, वो हमेशा सहज रहेगा। जो जितना समृद्ध होगा वो उतना ही विनम्र होगा। जो कहते हैं ना कि जो अधजल गगरत छलकत जाए, जो मटका होता है ना पूरा भरा होता है ना तो कभी पानी बाहर नहीं निकलता है, लेकिन आधा भरा होता है, कम भरा होता है तो पानी बार बार छलक के बाहर आता है। वैसे ही जिसके पास कम ज्ञान होता है, जिसके पास मूर्खताओं का भंडार होता है, वो हमेशा अपनी मूर्खताएं बाहर फेंकता रहता है। लेकिन जो गंभीर होता है, जो चीजों को समझता है, वो कभी भी इस प्रकार का ढोंग, दिखावा, आडंबर उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत, मारतंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार जो निकलते थे उसमें तमाम निबंध उस जमाने में छपते थे, क्योंकि भारतेंदु से ही निबंध की शुरुआत होती है। उनको जनक के रूप में हम जानते हैं, पितामह के रूप में। तो अगर उन सारी चीजों को समझेंगे तो वो सारी इन पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े हुए थे और किस तरह से निबंध जैसी, मैंने कहा ना कि महत्वपूर्ण विधा है, गद्य की विधा है। आधुनिक काल से पहले सिर्फ कविताओं में, लय में, संगीत में, गीतों में बातचीत ज्यादा, मतलब वही आ, मानवीय चेतना या मनुष्य के भावों का वाहक वाहक हुआ करता था। लेकिन आधुनिक काल ने वो तमाम रास्ते खोले और गद्य जैसी विधा हमारे सामने आती है। और आप देखते हैं कि निबंध कहीं की पश्चिम से आता है, फिर उपन्यास जैसी विधा आती है, फिर कहानियां आती है। लोक में तमाम चीजें थी हमारे पास, लेकिन वो उसका कहते हैं ना एक व्यवस्थित रूप हमारे पास नहीं था। और जब उसका एक व्यवस्थित रूप नहीं था तो कहीं ना कहीं वो बिखरा हुआ रूप था, इसलिए हो सकता है कि उसका इंप्रेशन ज्यादा नहीं पड़ा हो इस कारण से भी। लेकिन प्रभाव तो उसका भी उतना ही गहरा था, वो उतना ही सहज था और उतना ही महत्वपूर्ण नजर आता है। हमें उसको समझने की आवश्यकता है। और देखिए, प्रमुख जो मोटा मोटी निबंध के युग बांटे गए हैं, भारतेंदु, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये मोटा मोटी बांटे गए, कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है ये। आप चाहे तो उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो भारतेंदु युग से निबंध की यात्रा आरंभ होती है और किस तरह से भारतेंदु जी ने बहुत सारे निबंध लिखे और हिंदी गद्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारतेंदु ने सबसे अधिक तो नाटक लिखे और नाटक का प्रभाव और नाटक की महत्ता को समझाते हुए उन्होंने इस चीज को अ, समझा और महसूस किया है कि नाटक किस तरह से आम जनता तक कितनी आसानी से और कितनी सहजता और सरलता तक पहुंच सकता है। इसलिए उस विधा का उन्होंने चुनाव किया। मैंने कहा ना कि लेखक किसी विधा का चुनाव करता है तो उस युग के तमाम दबाव उस पर काम करते हैं और उसमें उसके सामने यह चुनौती हमेशा रहती है कि वो किस तरह से अधिक उस विधा को प्रभावशाली बनाए, लोगों तक पहुंचे। और लोगों तक पहुंचने के लिए जो माध्यम महत्वपूर्ण होता है उस माध्यम का लेखक, रचनाकार चुनाव करता है।
तो अंग्रेज स्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी, प्राण लेवी आदि उनके निबंधों की महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा के बारे में क्या कहा जाता है? गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत, अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले तभी संसार में सुख मिले। भारतेंदु बाबू के अतिरिक्त निबंध बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, ये सारे देखिए उस दौर के उनके सहयोगी भी थे और निबंधकार भी थे, इसलिए इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे, आप जानते ही हैं। और क्या कहते हैं वो, उसकी सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंद कली समान दांत न खिले तो वो लेख ही क्या है फिर। मतलब हास्य का कितना प्रभाव देखें, हंसी मजाक का। चार्ली चैपलिन से लेकर तमाम लोग थे, उन्होंने हंसी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ने कहा ना कि वो दिन बेकार है जिंदगी का जिस दिन आप हंसे नहीं। तो जब दुख ज्यादा होता है, जब तो कहते हैं ना कि जब विडंबनाएं ज्यादा होती है, तो फिर लेखक उस हंसी मस्करी की तरफ जाता है, फिर व्यंग की तरफ जाता है। और व्यंग हमेशा समाज को उस त्रासदी या उस पीड़ा से निकलने का, मनुष्य को भी हमेशा रास्ता देता है। तो व्यंग्यात्मकता में क्या होता है कि आप बड़ी से बड़ी सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप सीधा सीधा डायरेक्ट बोलेंगे तो धर लिए जाएंगे ना, लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप से जाकर के व्यंग्यात्मक भाषा में बात करेंगे तो उसका अलग ही प्रभाव होगा। ठीक, ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे और मनोरंजन की भाषा की बात करते हैं। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर उनके विनोदपूर्ण शैली में, देखिए हंसी मजाक, मैंने कहा ना कि हंसी मजाक की भाषा में बातें करना, उसमें व्यंग भी लोगों को हंसा भी सके, और उस सामान्य भाषा में अगर आप बात करेंगे तो आम पाठक तक, सामान्य पाठक तक हमारा पहुंचना भी बहुत आसान और सहज हो जाएगा। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे और भारतेंदु के मित्र भी थे। तो इनकी भाषा में भी अलंकार, एक कृत्रिमता, तमाम चीजें हैं। फिर बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, तो आप बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए वो किस प्रकार से व्यंग्यात्मक भाषा में बात करते हैं। और उस दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत का राज था और तमाम चीजों से लड़ना इतना मुश्किल था कि मतलब एक लेखक के लिए या किसी सामान्य हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी वो। आज भले ही हम हवा में बड़ी बड़ी बातें बोल करके उस सारी चीजों को टाल जाए या उनके महत्व को कर सकते हैं, लेकिन जब सत्ता के सामने खड़ा होना होता है और उस सत्ता के सामने जहां आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और जब आपके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जैसे सामंती सिस्टम में था ना भाई कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट, न्यायालय, सत्य, सरकार, जो कुछ है सब कुछ राजा ही है। तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगे फिर न्याय मांगने के लिए? तो उन सारी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए सामंती व्यवस्था के बहुत सारे अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो तमाम कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खासतौर से आम इंसान के लिए, तो उनको भी समझने की आवश्यकता होती है। और फिर राधाचरण गोस्वामी है, यमपुर की यात्रा निबंध में वो गोदान का करारा प्यार करते हुए कहते हैं कि यदि गो की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बेल से नहीं उतर सकते हैं? जब बेल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? मतलब जो वैकुंठ की धारणा है ना कि मतलब मरने के बाद आप गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जा सकते हैं, तो कह रहा है कि फिर कुत्ते की पूंछ में क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार की जो कपोल कल्पित धारणाएं, जो कि शास्त्र के माध्यम से समाज में सदियों तक आपकी चेतना पर राज करती रही, और मनुष्य जिस साइंटिफिक टेम्पर के साथ उसको सोचना चाहिए, उसकी चेतना को जिस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, उसको जिन लोगों ने नहीं होने दिया या उसको ज्ञान से रूबरू नहीं होने दिया,
उन सारी जड़ताओं पर लेखक प्रहार करता हुआ नज़र आता है। वो कहता है कि जब तक समाज में उस चेतना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप समाज के जीवन की जो बुनियादी सोच है, जो उसका वास्तविक विचार है, उसको भी आप परिवर्तित, उसको भी आप बदल नहीं सकते हैं। और देखिए यूजीसी नेट के लिए आप इस गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाइड बाज़ार में उपलब्ध है, ये भी आप समझ सकते हैं। और बहुत सस्ती है, महँगी ज़्यादा नहीं है ये। दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मैं पूरी डिटेल भी बता देता हूँ आपको। ये छपी है साहित्य भवन C17 साइड से सिकंदरा औद्योगिक नगर आगरा से छपी हुई है। और मोबाइल नंबर है इसका 056232933040। और वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं www.psagra.in। ठीक, तो इस चीज का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के नाम से जानी जाती है। सेकंड पेपर के लिए बहुत ही अच्छी किताब है ये। अभी तो खैर बहुत सारी गाइडें आ चुकी है, लेकिन बाकी आप मूल टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो तो हमेशा हमें पढ़नी ही है। चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, राम स्वरूप चतुर्वेदी वाली किताब हो, विश्वनाथ त्रिपाठी की जो बहुत ही पतली किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक, तो भारतेंदु के साथ साथ देखिए क्या है, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि किस तरह से इन्होंने विषमताओं और कुरूपताओं और सामाजिक जो जड़ताएं थी। देखिए समाज में रिफॉर्म तभी होगा जब आप एक नए संसार की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप पुरानी परिपाटी की तरफ ही चल रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन करने को आप तैयार नहीं हैं, तो सामाजिक चेतना में जब तक परिवर्तन घटित नहीं होता है, तब तक समाज नई दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। और उसके लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमेशा। क्योंकि ये जो धन प्रधान जो सभ्यता है हमारी, हर चीज का मूल्यांकन हम धन के आधार पर कर रहे हैं या करते रहे हैं। और प्रेमचंद ने तो बहुत पहले कहा था ना कि महाजनी सभ्यता है भाई। अगर आपकी पॉकेट गर्म है तो लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। अगर आप ठुल्लम राम है, ठुल्लम ठुल्ला ऐसे घूम रहा है, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो उस तथ्य को भी हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर हम उस सत्य को समझ लेते हैं, तो बाकी बहुत सारी चीजें भी हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखिए कहते हैं ना कि व्यवहारिक परिस्थितियों को और व्यवहारिक चीजों को समझने की आवश्यकता है। और सिर्फ अंध भक्ति और अंध चीजों में पढ़ कर के अगर हम अपना उद्धार करने की सोचते हैं, तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस रास्ते का चुनाव करें कि जो हमारे विचारों को, हमारी सोच को भी बदले, हमें आगे का रास्ता दिखाए और समाज में एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म करने की जो एक ट्रेडिशन है उसको एक नया रास्ता दे सके। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली की सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदय उल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिरस्मरणीय रहेगा। और भारतेंदु युग ही उस जमाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनके महत्व को हम समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लेखक किस संसार में कहाँ प्रवेश करता है और उसकी रचनात्मकता जीवन के तमाम क्षेत्रों में जिस प्रकार के परिवर्तन के रास्ते मुहैया करवाती है और कैसे पूरे के पूरे समाज की चेतना को एक नई चेतना के साथ जोड़ते हुए
उसको नई दिशा की तरफ ले जाने का जो काम एक लेखक करता है, एक रचनाकार करता है, वो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका होती है। अब देखिए द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसको कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में सरस्वती पत्रिका का संपादन अपने हाथ में लिया था और उसके माध्यम से हिंदी खड़ी बोली के निर्माण के साथ साथ बाकी सारी चीजों पर वो काम करते हैं। द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का आदर्श निबंध मानते हुए निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रचनावली के नाम से किया था। के निबंधों का संग्रह है रसज्ञ रंजन प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। ठीक, वे निबंध प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं जिसमें वे बौद्ध गम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। उसमें कहीं भी दुरूहता अथवा क्लिष्टता नहीं है। विषय के अनुरूप अपनी शैली को अभिव्यक्त करते हुए जान पड़ते हैं। कविता कामिनी के कमनी नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं, है ना। अब देखिए कि मतलब कालिदास की जो महत्ता है वो कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय साहित्य में। और कालिदास के प्राकृतिक वर्णन और जीवंत वर्णन की जो महत्ता है उसको हम पढ़ेंगे तो मतलब वो कैसे, मतलब एक लेखक इस प्रकार की रचना लिख रहा है जैसे लग रहा है कि सब कुछ आंखों देखा लिख रहा है ना। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ व्यक्तिकता की प्रधानता थी वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तिगत व्यंजक परंपरा का रास दिखाई पड़ता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त कौन कौन से माधव प्रसाद मिश्र है, गोविंद नारायण मिश्र है, बाबू श्याम सुंदर दास है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, पदम सिंह शर्मा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, मिश्र बंधु है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी है। तो प्रमुख उनके दौर के जो सहायक जो निबंधकार थे, सारे निबंधकारों ने अपने अपने तरीके से इसमें अपना योगदान दिया है। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध हम लोग लगातार पढ़ते रहे हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं हैं, कर्तव्य और सभ्यता है, समाज और साहित्य है। उसके बाद है पदम सिंह शर्मा के निबंध है, पदम पराग है, पदम मंजरी है, व्यक्तिकता है, भावुकता है, सारी चीजें नजर आती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। प्रौढ़ भाषा और मारे सी मोहि कुठाव, कछुआ धर्म, गणेश संहिता, गोबर गणेश संहिता लिखी इन्होंने। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार है। शैली की विशिष्टता, भाषा की लाक्षणिकता के लिए जाने जाते हैं। देखिए उनके निबंध कौन कौन से हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन आदि का उन्होंने सब कुछ लिखा उन्होंने। आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वो पीर व वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई और किस तरह से जहां आप तुरंत तुरंत हर चीज पर एक्शन लेने लगते हैं, तुरंत तुरंत रिजल्ट की तलाश में आगे बढ़ते हैं, वहां रिजल्ट आपको कितना मिलता है, कहाँ मिलता है, किस तरह से हम उसको समझ पाते हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। तो कई बार ये होता है कि हर उम्र के अनुभव अलग अलग होते हैं और एक टीन एज का अनुभव जो हमें दे सकता है वो शायद बाकी चीजें नहीं दे पाती है। तो उस लिहाज से भी समझ सकते हैं। अब आते हैं हम आचार्य शुक्ल के ऊपर। आचार्य शुक्ल का निबंध के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। चिंतामणि के नाम से उन्होंने निबंध लिखे हैं और 3 खंड में वो प्रकाशित हुए हैं और पर्याप्त निबंध लिखे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, भाषा शैली, कथ्य और तमाम चीजों की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर उन निबंधों को रखा जा सकता है और उनको पढ़ कर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शुक्ल जी को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध, मनोविकार संबंधी निबंध लिखे उन्होंने। तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद है,
उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, इस प्रकार के बहुत सारे निबंध हैं उनके। और हिंदी निबंध का उनको आदर्श निबंधकार के रूप में उनको जाना जाता है और उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हुए बगैर आप बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे। और उनको उनको पढ़ेंगे तो आपकी समझ, सोच, विचार, भाषा को लेकर के, साहित्य को लेकर के, समाज को लेकर के, जीवन को लेकर के, साहित्य कैसे धीरे धीरे चीजों को बदलता है और कैसे धीरे धीरे हमारे मन को, हमारी सोच को परिष्कृत करता हुआ हमें एक बेहतर संसार की तरफ ले जाता है। ये शुक्ल जी को पढ़ करके या प्रेमचंद को पढ़ करके, अज्ञे को पढ़ करके, रेणु को पढ़ करके, रांगे राघव को पढ़ करके, प्रेमचंद गांधी को पढ़ करके, भंवर सिंह जी को पढ़ करके, माधव हाड़ा जी की किताबें पढ़ करके हम उसको समझ सकते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को पढ़ करके तमाम बड़े विचारक हमारे पास है, बड़े चिंतक हमारे पास है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, बेर क्रोध क्रोध का आचरण या मुरब्बा है, इस प्रकार की भाषा लिखते हैं वो। वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंध के लिए अपेक्षित है। शुक्ल जी की शैली में भी अपनी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की सी मौलिकता उसमें है, किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है, किंतु वैसी शुष्कता का उसमें अभाव है ना। तो ये सारी चीजें हैं और उनके ने कहा ना कि उनके अंदर एक एक मुकम्मल जो विचार होना चाहिए, जो मुकम्मल किसी विषय को एक सिंपल कहते हैं ना कि मतलब जो संपूर्णता जो होनी चाहिए, यानी कि उसके इर्द गिर्द आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, तमाम लोग वहां नजर आते हैं। उसके बाद तो तमाम आ जाते हैं, तमाम लोग आते हैं उनके साथ बाद में। तो गुलाब राय है, पदम लाल है, योगी हरि है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, शांति द्विवेदी है, माखन लाल चतुर्वेदी है। ठीक है। बाबू गुलाब राय के निबंध है, मेरे निबंध है, मेरी असफलताएं हैं, फिर निराश क्यों हूँ। ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी कवि और काव्य और साहित्य की है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं, मूलतः कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल का जो युग है उनका, और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है निबंधों की दुनिया में, निबंध के लेखन में। तो शुक्ल जी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। उनके लेखन के साथ जुड़ना, उनको गुणना, बार बार पढ़ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शुक्ल जी को जरूर पढ़ा जाना चाहिए और बार बार पढ़ा जाना चाहिए। फिर देखिए उनके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, दिनकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, भागीरथ मिश्र, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि है। ठीक। तो इनके निबंधों की तो हम पहले बात कर ही चुके हैं थोड़ी थोड़ी। नगेंद्र ने विचार और विवेचन लिखा, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण लिखा। रामविलास शर्मा ने प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य, संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय साहित्य लिखा उन्होंने। ठीक है। तो इस प्रकार की तमाम चीजें इनके यहाँ पर मिलती है। दिनेश नंदिनी डालमिया है, विजय मोहन शर्मा है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर है, नलिन विलोचन शर्मा है, प्रभाकर माचवे है। तो ये तमाम लोग हमें यहाँ पर नजर आ जाते हैं। अब देखिए फिर निबंध के प्रकार कौन कौन से? विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। ये मोटा मोटी 5 भाव या प्रकार इसमें इन्होंने रेखांकित किए कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, निबंध किस किस रूप में हम निबंधों को समझ सकते हैं। विचारात्मक यानी इसमें विचारधारा, किसी विचार को खास तौर से संप्रेषित किया गया, उसे हम विचारात्मक निबंध कहेंगे। भावात्मक जिसमें इमोशन, भावों को गहराई के साथ अभिव्यक्त करता हुआ लेखक नजर आता है, अपने भाव को लिख रहा है। ठीक। विचारात्मक निबंध में कौन कौन से? द्विवेदी जी है, श्याम सुंदर दास है, शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नगेंद्र है। और भावात्मक निबंधों में आते हैं भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, पूर्ण सिंह है, गुलेरी जी है, आदि लोग आ जाते हैं। और वर्णन करना, विवरण और वर्णन समान ही है वैसे तो। विवरण देना, ऐसे विवरण डाटा दे दिया, और वर्णन किस चीज का वर्णन कर रहे हैं, पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं, नदी का वर्णन कर रहे हैं आप। ठीक।
भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, ये सारे लोग आ जाएंगे। आत्मपरक यानी कि अपने भीतर का जो भाव उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं कुछ। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेरनाथ राय है, आदि निबंधकार आते हैं। ठीक है, मतलब अपने खुद के बारे में अभिव्यक्त कर रहे हैं। कुछ कोई सोच रहा है कि मैं वहां गया था घूमने के लिए, ऐसा लगा मुझे, इस प्रकार की अनुभूति हुई, फिर मैं पहाड़ देखा, फिर मैं नदी देखा, फिर मैं शहर देखा, भीड़ भाड़, ट्रैफिक। आजकल तो निबंधों की भाषा और जीवन की भाषा ही बदल चुकी है, आपको मालूम ही है। सोशल मीडिया, एआई का जमाना है, एक्स का जमाना है भाई। ट्विटर पर आप कुछ भी लिखिए, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो सोशल जो मीडिया है उसने किस प्रकार से हमारे मीडिया, हमारी भाषा, हमारी सोच और सूचना तंत्र के पूरे संसार को किस तरह से उलट पुलट के रख दिया है, और उसने हमारी साहित्यिक भाषा और सांस्कृतिक भाषाओं को कैसे बदला है, ये भी समझने की आवश्यकता है हमें। फिर हिंदी के प्रमुख निबंधकार शुक्ल जी की हम बात कर ही चुके हैं। 1884 में जन्म और 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी, ये मालूम है आपको। चिंतामणि लिखा, रस मीमांसा लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तमाम चीजें लिखी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, 1707 सॉरी 1907 और 1979 79 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 49, कल्प लता 57, विचार प्रवाह 59, कुटज और आलोक पर्व। ठीक है, ये सारे निबंध है उनके। और बाकी बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। गुलाब राय 1888 1963, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, ये प्रमुख रूप से उनको जाना जाता है इसके लिए। और इनका प्रभाव का लेखन बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से। बाबूजी साहित्य शास्त्र के सफल अध्यापक हैं, आचार्य नहीं। अध्यापक की सफलता इसमें है कि वह पक्ष विपक्ष के विभिन्न मत मतांतरों को एकत्र करके एक चातुर्य से अध्येता के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे उसकी ज्ञान वृद्धि के साथ जिज्ञासा शांत हो सके और वह दुरूह एवं क्लिष्ट प्रसंगों को सुसंग सुसमतापूर्वक हृदयंगम कर सके। इस कला में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। फिर कुबेरनाथ राय 1935 में पैदा हुए तो 2002 में उनका निधन हो जाता है। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, लोह मृदंग, गंध मादन, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, त्रेता का वृद्ध साम, ये प्रमुख उनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। फिर विद्यानिवास मिश्र को आप जानते ही हैं। मिश्र जी का देहांत कार एक्सीडेंट में हो गया था भाई। बड़े भारी पंडित थे भाई। कहा जाता है इनके बारे में कि विदेश भी जाते थे तो साथ में अपनी लोटी पानी की लेके जाते थे और अपना हलवा साथ में लेके जाते थे भाई। किसी का छुआ नहीं खाते थे खाना। भारी प्रोग्रेसिव पंडित थे भाई। राज्यसभा के मेंबर भी रहे और अपने लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा मिननहारी। ठीक। तो मिश्र जी का प्रभाव है। हरिशंकर परसाई को आप जानते ही हैं। 1924 में पैदा हुए तो 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और बड़े ही खूबसूरत निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसाई को जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। खूबसूरत भाषा, खूबसूरत व्यंग करने वाले निबंधकार हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भाई साधो, और अंत में भूत के पांव पीछे। ठीक। तो सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो हिंदी निबंध की जो परंपरा है, विकास की परंपरा है, उसमें ये जो प्रमुख निबंधकार है उनका जो प्रमुख योगदान है, उनकी जो महत्ता है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो पूरा देखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, अपना कमेंट दीजिए। और मैंने कहा ना, निरंतरता बनी रहना बहुत जरूरी है। निरंतरता अगर बनी रहेगी तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप उसका महत्व हमें पता चलेगा। अगर निरंतरता नहीं बनी रहेगी तो
बहुत सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए अपने आप मुश्किल होता जाएगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ और हमारे सर भी, गुरु भी कहते रहे हैं, दोस्त भी कहते हैं कि आप किसी भी काम को अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको निरंतर कीजिए। तुरंत-फुरंत सफलता या सक्सेस नहीं मिलती है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको काम को निरंतर जारी रखें और कंटिन्यूअस अगर करते रहेंगे, तो सक्सेस हासिल होती है। इसलिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस काम को करने की आवश्यकता है और अगर हम उस काम को करते रहते हैं, तो हमें सफल होने से, सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है।